कल्पना कीजिए एक ऐसे साम्राज्य की जिसकी सीमाएं उसके भूगोल से नहीं बल्कि उसकी मर्जी से तय होती है। दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा देश जो जब बोलता है तो बाजार थम जाते हैं और जब शांत रहता है तो सन्नाटा डराने लगता है। यह देश जो हजारों मील दूर किसी भी मुल्क की किस्मत का फैसला कैसे कर लेता है। हम अक्सर पूछते हैं कि अमेरिका इतना शक्तिशाली कैसे है कि वो किसी की भी सरहद को लांघ सकता है और दुनिया मौन रह जाती है। लेकिन असल सवाल यह नहीं कि वो क्या कर सकता है, सवाल यह है कि उसने खुद को इस काबिल बनाया कैसे। एक देश जिसने सिर्फ तरक्की नहीं की बल्कि खुद को नियम बना लिया। यह कहानी अमेरिका के सिर्फ सुपर पावर बनने की नहीं है, यह कहानी दुनिया के मौन हो जाने की है। तो आज हम इतिहास की गहराइयों में ले जाकर यह समझाएंगे कि सत्ता और कब्जे का यह खेल असल में कैसे शुरू हुआ और कैसे खेला गया। यह बात तब की है जब अमेरिका दुनिया का दादा नहीं बल्कि अपनी पहचान तलाश रहा एक नया देश था। 1800 के दशक के अंत में अमेरिका ने एक बात समझ ली थी, अगर सुरक्षित रहना है तो खुद को बाकी दुनिया से अलग नहीं बल्कि बाकी दुनिया को अपने ऊपर निर्भर बनाना होगा। और यहीं से शुरू हुआ अमेरिका के शक्तिशाली बनने का पहला महत्वपूर्ण मोड़। द्वितीय विश्व युद्ध के समय यूरोप जब आपसी लड़ाइयों में लहूलुहान हो रहा था, अमेरिका के पास दो सबसे बड़े बॉडीगार्ड थे, अटलांटिक और पैसिफिक महासागर। उसने इस भौगोलिक शांति का इस्तेमाल अपनी ताकत बढ़ाने में किया। 1890 के दशक में एक विचार आया, जिसका समुद्र पर राज होगा वही दुनिया पर राज करेगा। अमेरिका ने रातों रात अपनी नेवी खड़ी की। यह सिर्फ बचाव के लिए नहीं था, यह दुनिया के व्यापारिक रास्तों पर कब्जा करने की शुरुआत थी। अमेरिका के शक्तिशाली या शक्ति संपन्न होने का दूसरा पड़ाव है डॉलर के शक्तिशाली बनने से। जी हां, डॉलर, जिसने इतिहास की सबसे बड़ी सल्तनत खड़ी की बिना किसी राजा के, जिसके कारण अमेरिका विश्व में राज करता है। ये शक्ति की दास्तां शुरू होती है उस दौर से जब दुनिया जल रही थी। यूरोप के शहर और देश यानी पुरानी ताकतें जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी मलबे में तब्दील हो रहे थे। उस वक्त इंसान के पास खाने को दाने नहीं थे, देश लड़ रहे थे और देशों के पास लड़ने के लिए बारूद कम पड़ रहा था। इस बारूद को खरीदने के लिए दुनिया को चाहिए था सोना। जी हां, उस वक्त समुद्र के पार एक ऐसा देश था जिसकी जमीन पर कोई बम नहीं गिरा था, अमेरिका। अमेरिका ने अनाज उगाया, हथियार बनाए, अमेरिका की फैक्ट्रियां दिन रात चल रही थीं। अमेरिका ने युद्ध नहीं लड़ा बल्कि युद्ध को सप्लाई किया। जी हां, युद्ध को सप्लाई किया। वह दुनिया का सबसे बड़ा साहूकार यानी लेंडर बनकर उभरा और दुनिया को बेचना शुरू किया। बदले में उसने पैसे नहीं मांगे, उसने मांगा सोना। उस समय एक अजीबो गरीब स्थिति बनी। युद्ध लड़ रहे देश अमेरिका से हथियार ले रहे थे और बदले में अपना सोना उसे सौंप रहे थे। देखते ही देखते दुनिया के कुल सोने का लगभग 70 से 80% हिस्सा अकेले अमेरिका के तहखानों में जमा हो गया। और यहीं से शुरू हुआ टर्निंग पॉइंट, डॉलर के शक्तिशाली बनने का पहला महत्वपूर्ण कदम। जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के एक छोटी सी शांत कस्बे में ब्रेटन वुड्स में 44 देशों के प्रतिनिधि इकट्ठा हुए। बाहर युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन मेज पर बैठे लोग जानते थे कि पुरानी दुनिया मर चुकी है। ब्रिटेन का पाउंड दम तोड़ रहा था। वहां एक समझौता हुआ। अमेरिका ने कहा, आप अपनी करेंसी को डॉलर से जोड़ दो और मैं वादा करता हूं कि आप जब चाहो मुझसे डॉलर के बदले सोना ले लेना। यह एक भरोसा था। दुनिया ने मान लिया क्योंकि अमेरिका के पास सुरक्षा थी और सारा सोना भी।
डॉलर अब सिर्फ कागज नहीं, सोने की रसीद बन गया था। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 1970 के दशक आते आते अमेरिका खुद वियतनाम जैसे युद्धों में फंस गया। उसे पैसे की जरूरत थी, तो उसने जरूरत से ज्यादा डॉलर छाप दिए। बाकी देशों जैसे फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों को इसकी भनक लगी, तो वे डॉलर लेकर अपना सोना वापस मांगने दौड़ पड़े। 15 अगस्त 1971 की रात राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने टीवी पर आकर दुनिया को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने कहा, अब से डॉलर के बदले सोना नहीं मिलेगा। इसे इतिहास में निक्सन शॉक कहा जाता है। सोचिए, उस समय उन देशों पर क्या गुजरी होगी जिन्होंने अपना सब कुछ डॉलर पर दांव लगा दिया था। दुनिया को लगा डॉलर अब मिट्टी हो जाएगा, लेकिन ठीक यहीं से शुरू हुआ डॉलर का असली साम्राज्य। यहीं से डॉलर ने अपनी सबसे बड़ी करवट ली, जो डॉलर के शक्तिशाली बनने का दूसरा अहम पड़ाव साबित हुआ। डॉलर तब नहीं गिरा क्योंकि अमेरिका ने एक और चाल चली, जिसे हम पेट्रो डॉलर कहते हैं। 1974 में अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ एक गुप्त समझौता किया। शर्त यह थी कि सऊदी अरब, जो दुनिया का उस वक्त सबसे बड़ा तेल निर्यातक था, अपना सारा तेल सिर्फ और सिर्फ डॉलर में बेचेगा। बदले में अमेरिका उसे सैन्य सुरक्षा देगा। अब इस गणित को आसान भाषा में समझो। अगर किसी देश को, चाहे वो भारत हो या जापान, अपनी गाड़ियां चलाने के लिए तेल चाहिए, तो उसे पहले डॉलर खरीदना होगा। डॉलर की यह मजबूरी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। अब डॉलर का आधार सोना नहीं, बल्कि इंसान की जरूरत बन गया। अगर आपको जिंदा रहना है, विकास करना है, तो आपको तेल चाहिए, और अगर तेल चाहिए तो आपको डॉलर चाहिए। इस नीति को तकनीकी भाषा में एग्जॉर्बिटेंट प्रिविलेज कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो अमेरिका दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो कागज छापता है और बदले में दुनिया से असली सामान, अनाज, गाड़ियां, कपड़े इत्यादि खरीद लेता है। तो सारांशतः कहें तो आज डॉलर की शक्ति के 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, स्विफ्ट सिस्टम या स्विफ्ट और बैंकिंग नेटवर्क। दुनिया का बैंकिंग नेटवर्क अमेरिका के हाथ में है। अगर वो चाहे तो एक बटन दबाकर किसी भी देश को वैश्विक व्यापार से काट सकता है, जैसे रूस के साथ हुआ। सरल शब्दों में कहें तो स्विफ्ट दुनिया का वह व्हाट्सएप है जिसका इस्तेमाल बैंक एक दूसरे को पैसे भेजने की जानकारी देने के लिए करते हैं। इसका पूरा नाम सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है। यह बैंक नहीं, एक मैनेजिंग सिस्टम है। दूसरा, डॉलर की शक्ति का मुख्य स्तंभ है ग्लोबल डेट, कर्ज का चक्र। दुनिया के अधिकांश देशों ने डॉलर में कर्ज लिया है और इसे चुकाने के लिए हमेशा डॉलर की जरूरत रहती है। जब डॉलर की कीमत बढ़ती है तो गरीब देशों पर कर्ज का बोझ अपने आप बढ़ जाता है, बिना कोई नया कर्ज लिए। इसे एक सरल उदाहरण से समझें। अगर डॉलर एक भाषा है तो दुनिया के हर व्यापारी को उस भाषा में बोलना मजबूरी है, भले ही वह उसकी मातृभाषा ना हो। यही मजबूरी डॉलर को शक्तिशाली बनाती है। और तीसरा, डॉलर की शक्ति का मुख्य स्तंभ है ट्रस्ट, विश्वसनीयता। आज भी जब दुनिया में अस्थिरता आती है तो निवेशक सोना या जमीन नहीं, डॉलर खरीदना सुरक्षित समझते हैं। डॉलर की ताकत उसकी सेना या उसके सोने में नहीं है, उसकी असली ताकत उस भरोसे में है जिसे हम सब ने मिलकर पाला है। और इस तरह डॉलर बना शक्तिशाली मुद्रा। अब यहीं से शुरू हुआ अमेरिका का अजेय साम्राज्य, उसका आतंक और दुनिया का महामौन। क्योंकि डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं है, यह एक सिस्टम है जिसके हम सब अनचाहे कैदी हैं।
हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां किसी देश की संप्रभुता यानी उसकी सॉवरेनिटी उसकी सीमाओं से नहीं बल्कि उसकी तिजोरी में रखे डॉलर की मात्रा से तय होती है। इतिहास की दो बड़ी घटनाएं इस तानाशाही के पैटर्न को समझाती हैं। पहली 1953 का ईरान, जहां सिर्फ तेल के हितों के लिए एक चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका गया, और दूसरी 2003 का इराक, जहां विनाशकारी हथियारों का एक ऐसा झूठ बुना गया जिसे बाद में दुनिया ने खुद स्वीकार किया कि वह गलत था। पूरी दुनिया ने देखा कि सबूत कमजोर थे, तर्क खोखले थे, लेकिन ताकत बेहिसाब थी। जब एक महाशक्ति किसी देश में घुसती है तो वह सिर्फ सरकार नहीं बदलती, वह उस देश की आने वाली कई पीढ़ियों का भविष्य बदल देती है। दुनिया में एक ऐसा कानून है जो कागजों पर नहीं बल्कि हवाओं में लिखा है। एक ऐसा सच जिसे हर देश जानता है, लेकिन बोलने की हिम्मत कम ही लोग जुटा पाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में कभी न्याय की मांग नहीं की जाती, वहां सिर्फ शक्ति का हिसाब किया जाता है। हम अक्सर पूछते हैं कि कोई एक देश दुनिया के दूसरे कोने में जाकर बम गिराता है, तख्ता पलट करता है, संसाधन उठाकर ले जाता है, और पूरी दुनिया बस देखती रह जाती है। यह चुप्पी सिर्फ कमजोरी नहीं है, यह एक बेहद सधे हुए सिस्टम की सफलता है। आज हम उस खामोशी की वजह तलाशेंगे जो युद्ध की आवाजों से भी ज्यादा डरावनी है। सवाल यह नहीं कि अमेरिका ने कब कब और कहां हमला किया, सवाल यह है कि जब भी ऐसा हुआ तब पूरी दुनिया एक साथ मिलकर खड़ी क्यों नहीं हुई। आखिर क्यों न्याय का तराजू एक तरफ इतना भारी हो जाता है कि बाकी दुनिया सिर्फ दर्शक बनकर रह जाती है। यह दास्तां उस अदृश्य डर और जरूरत की है जिसने दुनिया की जुबान पर ताला लगा रखा है। जी हां, इस महामौन का टर्निंग पॉइंट शुरू होता है जब दुनिया को यह समझ आया कि अमेरिका सिर्फ एक देश नहीं है बल्कि वह एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जिससे हर देश की नब्ज जुड़ी है। शीत युद्ध, कोल्ड वॉर के बाद जब दुनिया दो हिस्सों में बटी थी तब देशों के पास चुनने का मौका था, लेकिन 1991 के बाद 1991 के बाद वह विकल्प खत्म हो गया। दुनिया एक ध्रुवीय यूनिपोलर हो गई। अब अगर आप महाशक्ति के खिलाफ खड़े होते हैं तो आप सिर्फ एक देश के खिलाफ नहीं बल्कि उस पूरी व्यवस्था के खिलाफ खड़े होते हैं जो आपके बैंक अकाउंट से लेकर आपके इंटरनेट तक को चलाती है। जी हां, अब तकनीकी रूप से समझते हैं कि दुनिया चुप क्यों रहती है। इसके पीछे 6 ठोस कारण हैं। दुनिया के मौन का पहला ठोस कारण है द डॉलर हेजेमनी, डॉलर का वर्चस्व। दुनिया का 80% से ज्यादा व्यापार डॉलर में होता है। अगर कोई देश अमेरिका का विरोध करता है तो उसे युद्ध की जरूरत नहीं पड़ती, वह सिर्फ उस देश को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर देता है। यानी आपकी जेब में पैसा होते हुए भी आप दुनिया से एक सुई तक नहीं खरीद सकते। इसे आसान भाषा में कहें तो किसी देश को स्विफ्ट से बाहर निकालना वैसा ही है जैसे किसी व्यक्ति का इंटरनेट, मोबाइल और बैंक खाता एक साथ बंद कर देना। वह इंसान जीवित तो रहेगा लेकिन समाज के साथ लेन देन नहीं कर पाएगा। यह आर्थिक डर बम और बंदूकों से ज्यादा घातक है। दूसरा कारण सुरक्षा का छाता यानी सिक्योरिटी अम्ब्रेला है। यूरोप के कई अमीर देश और जापान जैसे राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिकी सेना पर निर्भर हैं। जब आपकी छत ही किसी और के खंभों पर टिकी हो तो आप उस मालिक की गलतियों पर उंगली नहीं उठा सकते। तीसरा ठोस कारण है वीटो और आईएमएफ तथा यूएनए जैसी संस्थाएं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका के पास वीटो शक्ति है जिससे वह अपने खिलाफ किसी भी बड़े फैसले को अकेले रोक सकता है। साथ ही अमेरिका यूएनए और आईएमएफ जैसी संस्थाओं को सबसे ज्यादा पैसा बजट यानी फंडिंग देता है। फंड रुकने के डर से ये संस्थाएं अमेरिका के खिलाफ जाना
मुश्किल पाती हैं। इन संस्थाओं का ढांचा ऐसा है कि महाशक्ति के खिलाफ कोई भी प्रस्ताव महज एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाता है, या यूं कहें कि कानून मकड़ी का वह जाला है जिसमें छोटे कीड़े फंस जाते हैं और बड़े जानवर अक्सर उसे फाड़कर निकल जाते हैं। चौथा ठोस कारण है पावर प्रोजेक्शन, शक्ति प्रक्षेपण। अमेरिका के पास 11 सुपर कैरियर्स, 11 सुपर कैरियर्स हैं। यानी एक विमान वाहक पोत, एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब है समुद्र में तैरता हुआ एक हवाई अड्डा या तैरता हुआ एक पूरा शहर और वायुसेना। अमेरिका के पास मौजूद इन 11 जहाजों को सुपर क्यों कहा जाता है? इन 11 जहाजों को सुपर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये विशाल आकार के हैं, अर्थात ये सामान्य विमान वाहक पोतों, एयरक्राफ्ट कैरियर से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं, लगभग 1000 फीट से ज्यादा लंबे। और दूसरा इन्हें सुपर कहने का कारण है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर पावर, यानी सभी जहाज परमाणु रिएक्टरों से चलते हैं। इसका मतलब है कि इन्हें ईंधन भराने के लिए बार बार रुकना नहीं पड़ता और ये लगातार 20 से 25 सालों तक समुद्र में रह सकते हैं। ये हवाई ताकत है, अर्थात सुपर कैरियर्स पर 75 से 90 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं, जो कई देशों की पूरी वायुसेना से भी ज्यादा है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स चलता फिरता देश है, यानी एक सुपर कैरियर्स पर करीब 5000 से 6000 सैनिक रहते हैं। इसके साथ हमेशा युद्धक जहाज, पनडुब्बियां यानी सबमरीन्स और सप्लाई शिप चलते हैं, जिसे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप कहा जाता है। दुनिया के किसी भी कोने में अमेरिका महज कुछ घंटों में अपनी सेना खड़ी कर सकता है। जब आपकी पहुंच इतनी तेज हो तो बाकी दुनिया का मौन रहना मजबूरी बन जाता है। और पांचवा ठोस कारण है द हब एंड स्पोक मॉडल। अमेरिका ने अकेले जंग लड़ना बंद कर दिया है। उसने नाटो जैसे संगठनों का एक ऐसा जाल बुना है कि अगर कोई छोटा देश अमेरिका का विरोध करता है तो उसे लगता है कि वह पूरे पश्चिमी जगत का विरोध कर रहा है। और छठा ठोस कारण है सॉफ्ट पावर, यानी संस्कृति का हथियार। कब्जा सिर्फ जमीन पर नहीं होता, दिमाग पर भी होता है। हॉलीवुड की फिल्मों से लेकर सिलिकॉन वैली की तकनीकी तक हम अनजाने में उसी अमेरिकी सपने को जी रहे हैं। जब पूरी दुनिया के लोग एक ही तरह का खाना खा रहे हों और एक ही तरह की तकनीक इस्तेमाल कर रहे हों, तो विरोध की आवाज खुद ब खुद धीमी हो जाती है। इतिहास सिर्फ विजेताओं की कहानी नहीं है, यह उन खामोशियों का भी रिकॉर्ड है जो सही समय पर सही वक्त पर नहीं टूटी। दुनिया आज इसलिए चुप नहीं कि उसे सच नहीं पता, बल्कि इसलिए चुप है क्योंकि सच बोलने की कीमत बहुत ज्यादा है। लेकिन याद रखिएगा, मौन कभी स्थायी समाधान नहीं होता। ताकतें आती जाती रहती हैं, साम्राज्य बनते और बिगड़ते हैं, लेकिन जो बात रह जाती है वह है इंसानियत का वह छोटा सा हिस्सा जिसे हम ज़मीर कहते हैं। ताकत कभी स्थायी नहीं होती। इतिहास के कब्रिस्तान ऐसे साम्राज्यों से भरे पड़े हैं जिन्हें लगता था कि वे कभी नहीं गिरेंगे। अमेरिका ने भूगोल, अर्थशास्त्र और डर का एक ऐसा जाल बुना है जिसे तोड़ना फिलहाल नामुमकिन दिखता है। लेकिन याद रखिएगा, जब कोई व्यवस्था इतनी बड़ी हो जाए कि वह सवाल पूछना ही बंद करवा दे, तो समझ लीजिए कि बदलाव की आहट करीब है। दुनिया मौन है, पर क्या यह मौन हमेशा रहेगा? मिलते हैं आपसे फिर एक नए विषय के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।